ओके सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शेख बिलाल हक इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम अपनी क्लास में चैप्टर आईटीबी के चैप्टर 10 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 10। तो हम जल्दी से इसके पार्ट 2 के ऊपर जो है वो बात शुरू करते हैं। ओके सो हम जो है वो चैप्टर नंबर 10 के हवाले से बात करने जा रहे हैं। और चैप्टर नंबर 10 के हवाले से हमारा जो मेजर इस वक्त काम है वो ये है कि हम इसकी इंडस्ट्री नंबर 2 से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। सर इसकी इंडस्ट्री नंबर 2 से रिलेटेड क्या कहते हैं, लेट्स सी। सेकेंड इंडस्ट्री में बात करेंगे। हमने इसकी फर्स्ट इंडस्ट्री से रिलेटेड जो है डिस्कशन कर लिया था। अब हम इसकी सेकेंड इंडस्ट्री के ऊपर आ रहे हैं। मैं जल्दी से इसकी जो सेकेंड इंडस्ट्री है दैट इज ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, ठीक है, उसके ऊपर वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू डू इन दिस लेक्चर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। अच्छा, कहता है oil and gas sector in Pakistan has seen phenomenal growth since the independence in 1947। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर ऑयल एंड गैस का एक बड़ा मेजर इन्फ्लक्स हमेशा से रहा है। पाकिस्तानी मार्केट जो है वो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के लिए ना सिर्फ लोकल वेंडर्स बल्कि इंटरनेशनल प्लेयर्स भी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट इन्वेस्टमेंट जो है वो करते रहे। When oil quantities produced were scarce at the time, there was no gas production. Over the past half century, the petroleum industry has played a very significant role in national development by making large indigenous gas discoveries. With looming energy crisis and the ongoing demand for oil and gas sector in Pakistan, the exploration and production of oil and gas or upstream has gained considerable interest from the investors both local and foreign। देखो एक बात याद रखना, ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर देयर आर 3 डिफरेंट स्टेजेस जिसके अंदर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री डिवाइड की गई है। ठीक है, देखो सबसे पहला स्टेज है जिसको हम कहते हैं अपस्ट्रीम। याद रखना, पाकिस्तान के अंदर ना ऑयल प्रोडक्शन प्लांट्स तो मौजूद ही नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर वी डोंट हैव ऑयल एक्सप्लोरेशन प्लांट। वी जस्ट हैव इन पाकिस्तान इज द oil conversion plants that is converting the crude oil into the usable oil। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम क्रूड ऑयल को एक इस्तेमाल करने के काबिल ऑयल में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन हमारे पास गैस एक्सप्लोरेशन सेंटर्स मौजूद हैं जहाँ, क्योंकि हम जो है वो इंडिजिनियस गैस एक्सप्लोर करते हैं फ्रॉम द बेड ऑफ द अर्थ। तो अब याद रखना, ऑयल एक्सप्लोरेशन के, सॉरी ऑयल कह रहा हूँ यहाँ, अब लिखेंगे गैस एक्सप्लोरेशन जो है वो हमारे पास सॉरी मौजूद है, जिसको हम कहते हैं अपस्ट्रीम। दिस इज द फर्स्ट पार्ट व्हिच इज नोन एज अपस्ट्रीम। द सेकंड पार्ट इज नोन एज द मिड स्ट्रीम। ठीक है, सेकंड पार्ट को हम मिड स्ट्रीम कहते हैं। और मिड स्ट्रीम का काम क्या होता है, इसका काम होता है कन्वर्जन ऑफ क्रूड ऑयल। ये क्या करता है, ये क्रूड ऑयल को कन्वर्ट करता है इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, क्रूड ऑयल को कन्वर्ट करता है इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। बेटा फिर तीसरा काम क्या होता है, तीसरा काम होता है डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है बेटा, डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है कि वो जो क्रूड ऑयल हमने कन्वर्ट किया, अब हम उसे ट्रांसपोर्ट करेंगे राइट फ्रॉम द ऑयल प्रोडक्शन एंड एक्सप्लोरेशन सेंटर टू द मार्केट, जो कि हमारे ओएमसीज कहलाते हैं, जिसको हम प्यार से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कहते हैं। तो याद रखना, हमारी इंडस्ट्री जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री वो 3 फेजेस में डिवाइडेड है। नंबर 1 इज द अपस्ट्रीम, जिसको हम एक्सप्लोरेशन सेंटर कहते हैं। गैस एक्सप्लोरेशन जो कर रहे हैं वो हमारा अपस्ट्रीम कहलाता है। नंबर 2 इज द मिड स्ट्रीम। इसमें क्या करते हैं, हम एक्सप्लोर्ड गैस को या क्रूड ऑयल को हम कन्वर्ट करते हैं, जो कन्वर्जन का प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं मिड स्ट्रीम। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट डाउन स्ट्रीम, जिसके अंदर क्या कहते हैं कि हम क्रूड ऑयल को जहां से एक्सप्लोर किया गया है वहां से हम पहुंचाते हैं उसको ऑयल मार्केटिंग कंपनी, जो कि हमारी ओएमसीज कहलाई जाती है, या जिनको प्यार से हम आपका शेल, बाइको और बाकी सारी कंपनीज के नाम से जाना जा रहा होता है। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जो कि हमें पता होने चाहिए
क्योंकि आईकेप ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के ऊपर ये सवालात पूछते हैं। अपस्ट्रीम इज आल्सो नोन एज एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं तुम्हें फिर रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपसे एक मर्तबा नहीं कहीं मर्तबा आईकेप ने सवाल पूछा है कि अपस्ट्रीम का जो पार्ट है उसे हम और क्या नाम दे सकते हैं। बेटा अपस्ट्रीम के पार्ट को हम जो दूसरा नाम दे सकते हैं दैट इज एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन सेक्टर is associated with exploring and producing the hydrocarbon, crude oil and natural gas। ये क्या करता है? एक्सप्लोर करता है, प्रोड्यूस करता है, निकालता है अर्थ के बेड से क्रूड ऑयल को। Midstream industry involved processing crude oil and natural gas into end user form. Therefore, the activities of oil refinery, fertilizers plant, and natural gas purification plant are included in the midstream sector. A large part of the midstream activities also include transportation and storage of crude oil। देखिए midstream activities के दो हिस्से हैं, एक transportation और of crude oil है, और दूसरा जो बहुत important हिस्सा है that is the crude oil को जो हम बेसिकली कन्वर्ट करते हैं इनटू यूजेबल ऑयल, इनटू नेचुरल गैस, इनटू फर्टिलाइजर्स, उसकी जो कन्वर्जन का पूरा प्रोसेस है ना, उसको हमारा मिडस्ट्रीम कन्वर्ट करता है। इसमें बेटा ऑयल रिफाइनरीज का बड़ा काम है। देखो नाम से समझ आ रही है, ऑयल रिफाइनरी का मतलब है आपके पास क्रूड ऑयल आया, आपने उसे रिफाइन किया और आपने उसको जो है वो इस्तेमाल किया। ऑयल रिफाइनरीज रिफाइन क्रूड ऑयल इनटू वेरियस टाइप ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अच्छा, बहुत सारी टाइप ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट होती है जिसमें मोटर स्पिरिट आता है, जिसमें डीजल आता है, केरोसिन ऑयल आता है, जेट फ्यूल आता है, यू नेम इट एंड यू आर गोइंग टू गेट इट। आपको 3-4 नाम याद होने चाहिए। मोटर स्पिरिट का नाम याद होना चाहिए, क्रूड ऑयल का नाम याद होना चाहिए, केरोसिन ऑयल का नाम याद होना चाहिए, डीजल का नाम याद होना चाहिए, जेट फ्यूल का नाम याद। ये 4-5 नाम है जो आप याद रखेंगे सो दैट यू कैन यूज इट। फिर फर्टिलाइजर प्लांट कन्वर्ट नेचुरल गैस इनटू फर्टिलाइजर। एंड देखिए कुछ नेचुरल गैस और फर्टिलाइजर प्लांट का हम इस्तेमाल करके हम एनर्जी हम फ्रॉम प्लांट्स भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट फर्टिलाइजर्स के तौर पे आगे फ्यूचर में यूज भी होते हैं, यू नो, इन ऑर्डर टू मेक प्लांट्स एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज ग्रो, ठीक है। तो वेरियस पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट डाउनस्ट्रीम। अच्छा, अब जो मेजर काम है ना वो डाउनस्ट्रीम का पाकिस्तान में। क्रूड ऑयल रिफाइन हो गया, रिफाइनरी से पाइपलाइंस के जरिए वो जा रहा है आपके पास आपकी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अंदर, which is known as the PSO, Shell, Byco, ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, Ensof, ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, they all are basically converting, bringing this crude oil, refined oil को लेके आते हैं और इसको जो है वो इस्तेमाल करते हैं, इसको आगे लोगों तक पहुंचाते हैं। कहता है डाउनस्ट्रीम सेक्टर इंक्लूड्स द मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें दो बातें आती हैं, क्योंकि देखो मैंने तुम्हें क्या नाम दिया, देखो पीएसओ ऑयल प्रोडक्शन कंपनी नहीं है, शेल ऑयल प्रोडक्शन कंपनी नहीं है, शेल बराका इज नॉट एन ऑयल प्रोडक्शन कंपनी इन पाकिस्तान, बाइको इज नॉट एन ऑयल प्रोडक्शन कंपनी इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में ये है क्या बेटा? पाकिस्तान में इनका नाम दिया जाता है ओएमसी। ओएमजी नहीं बोला मैंने, ओएमसी। ओएमसी बोले तो सर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ठीक है। अब ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी का काम क्या होता है? डाउनस्ट्रीम सेक्टर्स इंक्लूड मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिफाइंड ऑयल एंड गैस टू इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल एंड यूजर्स सच एज पावर प्लांट्स, पेट्रोल पंप्स, वेरियस इंडस्ट्रीज एंड हाउसहोल्ड। अब यहाँ पे हम पावर प्लांट्स में, पेट्रोल पंप्स में, वेरियस इंडस्ट्रीज और हाउसहोल्ड्स के अंदर इन प्लांट्स को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में अगर मैं टॉप 10 प्लेयर्स की बात करता हूँ ना, मैं अगर ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो मेजर प्लेयर्स हैं ऑयल, या टॉप 9 प्लेयर्स की अगर हम बात करें, तो हमारे पास ईएनआई पाकिस्तान। देखो यू डोंट हैव टू रिमेंबर दीज, ठीक है, नाम याद नहीं करना। ईएनआई पाकिस्तान है, मरी पेट्रोलियम है, एमओएल पाकिस्तान है, ओशियन पाकिस्तान लिमिटेड, ओजीडीसीएल पाकिस्तान, then we have OMV, then we have Pakistan Oil Fields, then we have Pakistan Petroleum, then we have यूनाइटेड एनर्जी पेट्रोलियम लिमिटेड, ठीक है। तो ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इसमें कुछ लोकल्स हैं, कुछ फॉरेन कंपनीज हैं, एंड दे ऑल आर बिग कंपनीज हु आर वर्किंग इन द पाकिस्तान ऑयल एंड गैस सेक्टर। Oil and gas sector is among the most impactful sectors in Pakistan economy. The total energy supply during 2019 was 86 million tons of oil equivalent। देखो एक बात याद रखना, ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो मुझे लगता है आईकेप बार बार पूछ सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है
कि इस नंबर को आपने याद कर लेना है। हो सकता है वो आपसे सवाल पूछे कि 2019 में हमने कितना ऑयल और गैस सेक्टर को कंट्रीब्यूट किया था पाकिस्तानी इकोनॉमी में, तो इट वाज 86 मिलियन। फिर टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ गैस कंट्रीब्यूशन, इंडिजिनियस गैस इज अबाउट 35% ऑफ द एनर्जी सप्लाई। अब अगर आप ऑयल एंड गैस सेक्टर की कुछ कहानी समझेंगे तो आपको मेरी बात समझ आएगी। देखिए, सबसे पहले मैं ये पूरा रिमूव कर रहा हूँ ताकि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बात समझा सकूं। ये सिर्फ आपको समझने की हद तक है, आपको इसके अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट या याद करने की जरूरत नहीं है। सर, अपस्ट्रीम सेक्टर का काम क्या होता है? ऑयल और गैस को निकालना। इसमें आपके पास OGDCL है, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड है, मरी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड है, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड है। ठीक है, ये कुछ 4-5 कंपनीज हैं जो क्रूड ऑयल निकाल के रिफाइनरीज को बेचती हैं और गैस इंपोर्ट करके, LNG इंपोर्ट करके या गैस निकाल के कंपनीज को बेचती है। अब ये गैस जिन कंपनीज को बेचती हैं उनको कहते हैं PSO। ज्यादातर PSO और पाकिस्तान PLL, ये दो ऐसी कंपनीज है जो पाकिस्तान के अंदर गैस की परचेजिंग करती हैं। और जो रिफाइनरीज है, देखिए हमारे पास जो ऑयल, क्रूड ऑयल निकल सकता है वो हम निकाल देते हैं और कुछ ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। यहां से भी ऑयल आ रहा है, ठीक है, जो कि हम बेसिकली लेके आ रहे हैं राइट फ्रॉम द स्क्रैच, और इंपोर्टेड ऑयल भी हमारे पास आ रहा है। ये दोनों किस्म के ऑयल हम रिफाइनरीज को बेचते हैं। रिफाइनरीज में हमारे पास पार्को आता है, PRL आता है, पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड है, नेशनल रिफाइनरीज है, अटक रिफाइनरीज है, बाइको है। ये जितनी भी रिफाइनरीज है ये रिफाइंड ऑयल आगे बेचती है किसको? ये रिफाइंड ऑयल बेचती हैं OMCs को, जिसको हम कहते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज या ऑयल डिस्ट्रीब्यूटर्स को। यहां से जो गैस बनाई जा रही है, ये दुनिया, पाकिस्तान में दो कंपनीज हैं, दो नेशनल कंपनीज हैं, जिसको हम कहते हैं SSGCL, दैट इज सुई सदर्न गैस कंपनी लिमिटेड, एंड SNGPL, सुई नदर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड। ये दो कंपनी जो है वो गैस एंड कंज्यूमर्स को देती है, जो हाउस होल्ड है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, फर्टिलाइजर है, एग्रीकल्चर है, गवर्नमेंट है। और ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी इन्हीं लोगों को ऑयल प्रोड्यूस करके देती हैं। इसके अलावा ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं ये ऑयल बेसिकली पावर प्लांट चलाने के लिए भी आगे फॉरवर्ड करती है, जिसके अंदर हमारे पास गेनकोज हैं। अभी हम जब पावर इंडस्ट्री पढ़ेंगे तो तुम्हें गेनको का मतलब ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अभी बस यूं समझ लो कि गेनको एक पावर सेक्टर है, फिर उसके बाद हमारे पास KESC है, फिर उसके बाद हमारे पास IPPs है। ये सारी चीजें जो हैं वो ऑयल एंड गैस सेक्टर को चलाने के लिए जरूरी है। आई होप सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमारे पास आता है, देखो अब हमने समझना क्या है कि पेट्रोलियम सप्लाई चेन काम कैसे करता है। अगर मुझे ये बात समझ आ जाए तो बात खत्म हो गई। पेट्रोलियम सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान स्टार्ट फ्रॉम पोर्ट फैसिलिटीज एट कराची। देखिए, सबसे पहले कहानी कहां से शुरू होती है? कराची पोर्ट से। ठीक है जी, जहां पे क्रूड ऑयल मंगाया जाता है। क्रूड ऑयल, व्हाइट सल्फ्यूरिक ऑयल, अब ये नाम याद करने की जरूरत नहीं है। लो सल्फ्यूरिक ऑयल आर रिसीव्ड एट कराची पोर्ट, while LPG हाई सल्फ्यूरिक ऑयल आर रिसीव्ड एट फौजी ऑयल टर्मिनल पोर्ट कासिम। देखो, अब दो बातें याद कर लो, दो बातें तुम्हें याद करनी है। माजरत के साथ मैं तुम्हें ये याद करने को कह रहा हूँ, लेकिन ये याद करनी पड़ेंगी। सर, दो चीजें हैं, सर दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सर, पाकिस्तान में जो गैस का मामला है वो कराची से शुरू होता है। कराची पोर्ट पे क्रूड ऑयल, वाइट ऑयल प्रोडक्ट, लो सल्फर फाइनेंस सॉरी फर्नेस ऑयल आर रिसीव्ड एट कराची पोर्ट। तीन ऑयल कराची पोर्ट में आते हैं। LPG हाई सल्फ्यूरिक फर्नेस ऑयल आर रिसीव्ड एट फौजी ऑयल टर्मिनल। दिमाग में फाइनेंस चलता रहता है, हर वक्त फाइनेंस ही बोल रहा हूँ। तो आर रिसीव्ड एट फौजी ऑयल टर्मिनल पोर्ट कासिम। The port facilities are connected to the tankerage storage facilities of the refinery and oil marketing company. ये जो पोर्ट की फैसिलिटीज है ये कनेक्टेड है टैंकरेज कंपनी से, जो टैंकर लेके चल रही हैं और जो इनको मार्केट कर रही है। सिमिलरली ऑयल एक्सप्लोर्ड एंड प्रोड्यूस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनीज टू रिफाइनरी। जो भी ऑयल हमने एक्सप्लोर किया, जो भी ऑयल हमने प्रोड्यूस किया, उसे हम जो है वो एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन से रिफाइनरीज में भेजते हैं, एंड फ्रॉम रिफाइनरीज टू ऑयल मार्केटिंग कंपनी, और फिर रिफाइनरी से ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी में जाती है, एंड फ्रॉम ऑयल मार्केटिंग कंपनी टू थर्मल पावर प्लांट। अच्छा, फिर उसके बाद ये पावर प्लांट्स पे जा रही हैं, ये कंज्यूमर के पास जा रही हैं, ये जो है फाइनल कस्टमर्स के पास जा रही है, ये जेट फ्यूल के तौर पे यूज हो रही है। बहुत सारे कामों में ये कंपनीज ऑयल बेचती है।
फिर आता है बेटा मिड स्ट्रीम। मिड स्ट्रीम में क्या होता है बेटा? इन द मिड स्ट्रीम द बल्क ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट रिक्वायर्ड बाय पाकिस्तान मार्केट इज ट्रांसपोर्टेड बाय रोड। देखो मिड स्ट्रीम में क्या होता है, अब आपका ऑयल जो है वो रोड ट्रांसपोर्टेशन के जरिए या पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन के जरिए, ऑयल पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन या रेलवे, तीन जगहों से भेजा जाता है। रोड ट्रांसपोर्टेशन, ऑयल पाइपलाइंस या रेलवे के जरिए आगे भेजा जा रहा होता है। रिफाइनरीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एंड लार्ज कंज्यूमर ओन टर्मिनल एंड स्टोर। अच्छा, अब कुछ कंज्यूमर, जो बड़े कंज्यूमर होते हैं ना, वो अपने टर्मिनल बना लेते हैं। कुछ कंज्यूमर्स होते हैं जो कहते हैं नहीं भाई, हमें तो इस पाइपलाइन के जरिए जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी तक पहुंचाया जाए। तो दोनों तरीकों से जो है वो ऑयल को आगे फॉरवर्ड किया जा रहा होता है। यहाँ पे ऑयल की रिफाइनिंग होती है और फिर रिफाइनिंग के बाद डाउनस्ट्रीम का काम आता है। जैसे रिफाइनिंग खत्म हो जाती है, यहाँ से आपका ऑयल जो है वो आगे ऑयल मार्केटिंग कंपनी तक जाता है। प्रोडक्ट थ्रू आउट पाकिस्तान टू हेल्प टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑयल प्रोडक्ट थ्रू आउट दी कंट्री। आखिरी होता है बेटा, उसके बाद आता है आपके पास डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है? इन द डाउन स्ट्रीम देयर आर करंटली 7 रिफाइनरीज। बेटा याद कर लेना, ये याद करना है, दुनिया में डाउन स्ट्रीम में 7 डिफरेंट रिफाइनरीज हैं और 28 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं पाकिस्तान में। 7 डिफरेंट रिफाइनरीज हैं और 28 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर। इन 28 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का हमारे पास जो है वो एक बड़ा बेसिक सा रिलेशनशिप डेवलप होता है। ठीक है जी। फिर उसके बाद जब हमारा ऑयल मार्केटिंग कंपनी ऑयल वाला मामला कंप्लीट हो जाता है तो देन वी मूव टुवर्ड्स द गैस सप्लाई चेन। सर गैस सप्लाई चेन में क्या होता है? द सप्लाई चेन ऑफ नेचुरल गैस जस्ट लाइक द ऑयल स्टार्ट्स फ्रॉम द गैस फील्ड। देखिए गैस फील्ड से मामला शुरू होता है बट इट इज रिलेटिवली सिंपल एज कम्पेयर टू दिस, लेकिन जाहिर है ऑयल की तरह कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ पे दो ही कंपनीज हैं जो ऑयल जो गैस की परचेजिंग करती है। एक है सुई सदर्न गैस जो कि सिंध और कराची के इलाकों में गैस प्रोवाइड करती है, और एक है सुई नदर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड जो कि नॉर्दर्न एरियाज में गैस प्रोवाइड करती है वाया पाइपलाइंस फॉर फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन टू द एंड कंज्यूमर। कहता है इन कंपैरिजन द सप्लाई चेन ऑफ इंपोर्टेड एलएनजी स्टार्ट्स एट द पोर्ट कासिम। The LNG imported is regasified at the plant installed at the port. The regasified LNG is then transferred via pipeline to 2 utilities for further ट्रांसमिशन। यहाँ से 2 यूटिलिटीज को भेजा जाता है ताकि फर्दर ये ऑयल और गैस ट्रांसपोर्ट किया जा सके। अच्छा, अगर हम कुछ सेलेंट फीचर्स की बात करते हैं इस ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी की, तो मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा और इसको पढ़ दूंगा, बड़ा आसान। सबसे पहले जहां पे ऑयल और गैस पाया जाता है उस लैंड को पहले तो रिसर्च की जाती है, और अगर वाकई वहां पे हो तो दो मामले हो सकते हैं, या तो गवर्नमेंट का लैंड है या प्राइवेट लैंड है। अगर प्राइवेट लैंड है तो हमें परचेज करना पड़ेगा या हमें लीज पे लेना पड़ेगा और फिर उसको वापस लेना पड़ेगा। तो लैंड एक्वायर करना बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। अगर आपको पता चलता है कि इस एरिया के अंदर गैस या क्रूड ऑयल या कोई भी चीज मौजूद है, कहते हैं large areas of land are required to carry out the oil exploration and production activity. As stated above, the subsurface, meaning something located beneath the surface and especially underground, property right belong to the country. देखिए ये लॉ है कि पाकिस्तान में कोई भी चीज beneath the surface of the earth, यानी अर्थ के बेड के नीचे है, तो वो गवर्नमेंट की है by default. However, access to the surface land is obtained from the owners of the land property and could be private owners and public owners. कहता है land is acquired via either purchase or rental lease, short term or long term. भाई अगर मेरा 1 साल का है तो आपको पता है हम ऑपरेटिंग लीज पे लैंड ले लेंगे, अगर मेरा ज्यादा अरसे का तो मैं फाइनेंस लीज पे ले लूंगा। ड्यूरिंग एक्सप्लोरेशन फेज लैंड इज यूजुअली टेकन ऑन शॉर्ट टर्म रेंटल लीज whereas for development and production phase it is either purchased or taken on long term lease या rent. Acquiring land is quite intense work as sometimes the land is used for agriculture, industrial or residential purpose. अच्छा, अब लैंड एक्वायर करना एक मसला है। क्यों मसला है? देखिए कभी कभी ये लैंड जो है वो आपको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है, कभी कभी ये लैंड जो है वो आपको इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है, कभी कभी ये लैंड आपको मतलब ये नॉर्मली रेजिडेंशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब वहां पे इंडस्ट्री लगी है, अब क्या करूं, उसके नीचे गैस मौजूद है, तो एक बहुत बड़ा हैसल है जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और निगोशिएटर्स मिलके इसको सॉर्ट आउट करते हैं। प्रोक्योरमेंट कहते हैं जो चीज निकाल लो उसको सेव भी तो करना। भाई गैस निकाल लो उसको सेव कैसे करोगे? ठीक है, क्रूड ऑयल निकाल लो उसको सेव कैसे करोगे? तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है।
most of the natural material required for drilling and setting up process facilities is imported. In case any item is imported temporarily, for example, an equipment tool imported by the service company from other country to be used for a specific job and to be sent back to the country. इट कैन बी, देखिए बहुत सारी मरतबा क्या होता है, हमारे पास मशीन नहीं होती, हमें पता चला यहाँ पे गैस मौजूद है, हमें पता चला यहाँ क्रूड ऑयल मौजूद है, एंड वी डू नॉट हैव मशीन, तो हम क्या करते हैं, बाहर से मशीन को इंपोर्ट करते हैं. अब जाहिर है ये रोज का काम थोड़ी है कि गैस निकालते रहेंगे, ये तो आज मिली है, तो हम इंपोर्ट करते हैं और फिर वापस भिजवाते हैं. हम उनसे ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि भाई हमें सिर्फ ये गैस निकालनी है, उसके बाद हम आपको वापस दे देंगे. इसमें बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, कुछ इंपोर्ट ड्यूटी भी भरनी पड़ती है. अच्छा, इसका सबसे बड़ा मसला देखिए, आप ये आए दिन सुनते होंगे गैस के गैस एक्सप्लोरेशन के प्लांट पे या साइट पे धमाका हुआ और फला फला मजदूर का इंतकाल हो गया, बहुत सारे मजदूर जो है वो हलाक हो गए. ये एक बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम. हेल्थ safety and environment is one of the biggest problem. Being a highly technical industry dealing with inflammable combustible product, health and safety environment is of the utmost importance for exploration and production company. Therefore, every company in the exploration and production industry has a comprehensive health and safety policies, procedures, and exhibit a significant focus on health and safety. देखिए हर कंपनी बहुत ज्यादा फोकस करती है हेल्थ एंड सेफ्टी की रिक्वायरमेंट पे. हर कंपनी को हम ये कहते हैं कि बेटा हेल्थ एंड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किए बगैर आप ऑपरेट नहीं कर सकते. कहता है कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर द स्टाफ इज डन by providing regular health and safety training, such as sessions on emergency responses, asset protection, and process safety, etc. Health and safety guidelines and procedures are developed, and the company staff and related staff is regularly trained based on these guidelines and procedures. देखिए हेल्थ एंड सेफ्टी के गाइडलाइंस हम देते हैं, हम अपने तमाम लोगों को हेल्थ एंड सेफ्टी की गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, हम प्रोसीजर्स देते हैं, हम इन्हें डेवलप कराते हैं, हम इन्हें कंपनी के स्टाफ को ये ट्रेनिंग देते हैं, हम रिगरस ट्रेनिंग करते रहते हैं, हम इनको ये बताते रहते हैं कि अगर आप हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल नहीं रखेंगे तो अल्टीमेटली आपकी वजह से हम भी नुकसान में जाएंगे. फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, देखो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर हाईली ट्रेन्ड स्टाफ चाहिए. देखो हाईली ट्रेन्ड स्टाफ सिर्फ मुझे इसलिए नहीं चाहिए कि मैं जो है वो जो प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ उसको सही से निकाल सकूं, नहीं, ये तो चाहिए, लेकिन मुझे हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से भी बहुत ट्रेन्ड स्टाफ चाहिए. Being a highly specialized industry with continuous technical advancement, it is crucial to provide specialized training and development opportunity for the staff. Most of the companies have decided dedicated section within the HR department or a separate training and development department for continuous training of the staff involved in the operation. तो हम कंटिन्यूस न्यू इक्विपमेंट ट्रेन करते हैं. देखिए दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो हमें भी इस टेक्नोलॉजी के लिहाज से अपने स्टाफ को हाईली ट्रेंड रखना पड़ेगा, सो दैट एट द एंड ऑफ द डे दे कैन प्रोड्यूस अ वेरी वेल वर्स्ड प्रोडक्ट. सर फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, द फाइनेंस फंक्शन इन एक्सप्लोरेशन. देखिए अब आपका फंक्शन बड़ा जरूरी है. देखिए आपका फंक्शन वही है जो आपने इससे पहले पढ़ा. एक फाइनेंशियल अकाउंटेंट, एक ऑडिटर, वही सारी चीजें वेरीफाई करेगा, आपकी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बने हुए हो, आपकी कंपनी का पीएनएल सही बना हो, आपकी कंपनी की बैलेंस शीट सही बनी हो, आपकी कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो सही बने हो, आपकी कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी सही बनी हो, आपकी कंपनी के नोट्स टू द अकाउंट सही बने हो, और इसके अलावा हर वो चीज जिसमें कोई ना कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट हो वो आपकी कंपनी का सही होना चाहिए. द फाइनेंस फंक्शन in exploration and production industry is similar to other industry apart from some functions dedicated to some industry. Specific calculation, financial planning and tax related problems जो है वो आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट देखता है. बट फिर आता है आपके पास सोशल वेलफेयर. देखिए ये जो इंडस्ट्रीज है, क्योंकि ये आउटस्कर्ट एरिया में, ये माउंटेनियस एरिया में है, ये हिली एरियाज में है, और इसके लिए हमें एक लेबर दो लेबर नहीं लगाने पड़ते, और ये एक दो दिन का काम नहीं है, ये सालों का काम है. तो हम करते क्या है, हम उसके जिस जगह गैस निकालनी है ना, हम उसके आसपास एक कम्युनिटी बनाते हैं और उसके अंदर कच्चे मकान बना के लोगों को देते हैं लेबर को, और वो उनको बोलते हैं आप अपनी फैमिलीज को बुला लो. अब जहाँ कच्चे मकान बनेंगे वहां उनके बच्चों के स्कूल भी बनेंगे, वहां पे हेल्थ एंड सेफ्टी भी बनेगा, वहां पे हमें जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी भी प्रोवाइड करना पड़ेगा. Exploration and production activities in Pakistan are generally carried out in less populated and underdeveloped areas, which
are in the need of necessities such as water, electricity, clinics, schools, and colleges. Exploration and production companies have contributed for last many years in the following area. अब देखो ये बहुत सारी चीजों में हमारी contribution की जरूरत है, जिसके अंदर हमने contribute करा भी है, being an exploration and production industry. अब इसमें बहुत बहुत सारी चीजें क्या है सर? Some number one, provision of water resources for drinking and cleaning. भाई आप clean water resources, आप drinkable water resources provide करेंगे अपने लोगों को, और प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल दे देंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बना देंगे, और बिल्डिंग एंड मैनेजिंग स्मॉल हॉस्पिटल. देखिए जहाँ पे इनकी कम्युनिटी डेवलप हुई है, जहाँ पे इनकी सोसाइटी डेवलप हुई है, वहां पे आप कुछ हेल्थ केयर सर्विसेज, कुछ डिस्पेंसरीज, कुछ लोकल कम्युनिटीज, कुछ कुछ ऐसा बनाएंगे जहाँ लोग आके काम करना चाहे, और वैक्सीनेशन वगैरह प्रोवाइड करेंगे रिगार्डिंग हेपेटाइटिस बी, सी या इससे रिलेटेड. तो ये एक छोटी सी इंडस्ट्री थी जो आपके पास मौजूद थी, एंड आई होप सो ये इंडस्ट्री भी आपको क्लियर है. आई विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, और उसके अंदर इंशाल्लाह हम जो है वो अपना थर्ड इंडस्ट्री पे काम करेंगे.